बेबाक मुनसिफ में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। लोकसभा इंतखाबात के पहले फेज से ठीक पहले राहुल गांधी और अखिलेश यादव की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई गाजियाबाद में और बहुत सारे मसलों पर बात रखी। और राहुल गांधी ने एक बड़ा दावा किया कि बीजेपी 150 सीटों के अंदर सिमट रही है और ऐसी रिपोर्ट्स उनको अलग अलग सूबों से मिल रही है। यह दावा राहुल गांधी ने किया। उसके अलावा बहुत सारी बातें और कही गई। अखिलेश यादव ने प्राइम मिनिस्टर पर खुद कई सारे हमले किए। उन्होंने कहा कि पीएम जो है वो लगातार जो भ्रष्टाचारी हैं, जो करप्शन करने वाले हैं, उन्हें अपनी पार्टी में वो शामिल करवा रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर किसी के लिए कुछ काम नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी बातें लगातार राहुल गांधी ने और अखिलेश यादव ने कहीं और निशाने पर थी बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर मोदी। बहरहाल आज इसी मसले पर हम बात करेंगे कि ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का और ये जो पहला फेज़ है उस पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या कुछ असर होगा। जो मसले उठाए हैं, क्या वाकई आम लोग भी, जनता भी उन मसलों पर उतनी संजीदगी से सोचती है, इस मसले पर बात करेंगे। कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राज शर्मा साहब कांग्रेस से हमारे साथ हैं, कपीश श्रीवास्तव जी समाजवादी से हमारे साथ हैं, दिनेश शर्मा जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं और बीजेपी से भी कुछ देर के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं तमाम मेहमानों का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। राज शर्मा जी, पहला सवाल आप ही से। बड़ा दावा किया है आज राहुल गांधी ने और वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी ये जो आम इंतखाबात हैं 2024 के 150 सीटों पर सिमट रही है और ऐसी रिपोर्ट्स उन्हें अलग अलग सूबों से, अलग अलग रियासतों से मिल रही है। क्या वाकई इस बात पर यकीन किया जाए या ये हवाई बात है, लोगों को कंफ्यूज करने के लिए कही गई है ये बात? खुर्शीद भाई, ये दावा नहीं है जी, ये सच्चाई है। दावा झूठा हो सकता है, हाँ, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसके सिर न पैर न कपास। तो राहुल जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल एक जनता की आवाज कही है। और मैं एक और बात कह दूं, मैंने 56 इंच का सीना नहीं देखा, लेकिन मैंने दो नेताओं के कंधे बड़े मजबूत देखे और रीढ़ की हड्डी बड़ी मजबूत देखी, और वो राहुल जी हैं और अखिलेश जी। मैं व्यक्तिगत रूप से इन लोगों को जानता हूं। इनके कंधों में भी जोर है, रीढ़ की हड्डी में भी जोर। 56 इंच का तो ये सब टेलरों में काम आता है ना, कि कपड़ा सिलाने जा रहे आप तब कह दे। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आप अगर देखा जाए, मतलब मैं रियल बात बोलूंगा, मैं सच बोलूंगा, मैं कोई बीजेपी का प्रवक्ता नहीं कि झूठ बोल दूं। ये भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में भी 27 से 32, 33, 34 सीटें इनकी घट रही हैं। मैं बिल्कुल रियल पिक्चर कह रहा हूं, जो जनता में हम भी घूमते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि मैं बेवक जबरदस्ती दावा कर दूं। तो अगर जब ये मान लो 30 भी इनकी सीट घट गई यूपी में, ये 30 की भरपाई किस शहर से कर लेंगे, किस जिले से कर लेंगे, किस सूबे से कर लेंगे? राजस्थान में इन्हें सीट मिल नहीं रही है पूरी, यहाँ पे ये पूरी सीटों में थे ऑलमोस्ट। मध्य प्रदेश में इनको मिल नहीं रही है, महाराष्ट्र में इनको मिल नहीं रही है, केरल में तो छोड़ ही दीजिए, तेलंगाना में इन्हें मिल नहीं रही है, उत्तराखंड में इन्हें पूरी सीट मिल नहीं रही है, और अभी हिमाचल में, हे भगवान, हिमाचल में इनके एक प्रत्याशी क्या कह रहे, हम अपने उसमें नहीं जीतेंगे, हम तो प्रधानमंत्री के कर्मों के कारण जीतेंगे। इलेक्शन कमीशन को उनका पर्चा खारिज कर देना चाहिए। जो परीक्षा देने लायक एक बच्चा परीक्षा देने से पहले, एग्जामिनेशन हॉल से पहले वो ये कह रहा कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं तो चेकर जो चेक करेगा उसके भरोसे जीतूंगा। तो ठीक यही हो गया। अब एक और बात आ रहा, इन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया, कितना बड़ा अपराध कर दिया, इनको जेल भेज देना चाहिए। रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं करा? इन्हें रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए था अपना, कि हमने ये काम किए, है ना भाई, तभी तो मैनिफेस्टो बनता जी। इन्होंने कौन से काम कर दिए? मंदिर का नाम ले लेते हैं, अरे मंदिर बन गया, सब हिंदू को पता है। हिंदू हो क्या, मुस्लिम बेचारे, किसी एक मुस्लिम ने विरोध नहीं करा मंदिर। अब जब इन्हें पता चला कि राम का भी शराप इनको लगने वाला है, राम का शराप इन्हें लग गया खुर्शीद भाई जी, बजरंग बली का शराप इन्हें लग चुका पहले, और अब दुर्गा माता का भी लग रहा है। इसका कारण दिनेश शर्मा की जो चेहरे की हंसी है वो मतलब बहुत सारे सवाल उठा रही है आपकी तमाम बातों पर, और मैं आपको रोक करके दिनेश शर्मा जी आपके पास ही आऊंगा। क्या कहेंगे, मतलब जो है, एक तो हंसी की वजह बता दीजिए कि कौन सी ऐसा, मतलब उन्होंने चुटकुला थोड़ा ही सुनाया है, वो तो एक बात कह रहे हैं, ठीक है साहब, और राज शर्मा सामने है, कपिल शर्मा सामने नहीं है,
तो मतलब वो लोगों को ज़रा बताइए कि मतलब कौन सी बात आपको ऐसी अजीब लग गई जिस पर आपकी हंसी छूट गई। दिनेश जी। खुर्शीद भाई, आपने चूंकि खास तौर से उत्तर प्रदेश का संदर्भ रखा है जी, तो मैं आज सवेरे ही शामली, अमरोहा, कैराना और आपका बिजनौर, ये 3-4 लोकसभा क्षेत्रों के कुछ विशेष क्षेत्र घूम कर आ रहा हूँ। आज सवेरे मैं पहुंचा हूँ, बिल्कुल थका हुआ हूँ, लेकिन आपके यहाँ फोन आया तो मैंने कहा कि चलिए बात कर लेते हैं। हाँ। तो एक तो ये कह सकते हैं आप कि दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। आरोप कुछ भी लगा ली, 4 जून को तो नतीजे आएंगे। दूर कितनी है 4 जून, बहुत करीब है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक भी सीट पर इंडी गठबंधन मुकाबले पर नहीं है। बीजेपी इन क्षेत्रों में स्वीप कर रही है, स्वीप। ये मेरा आज की तारीख में बोलने दीजिए राज बोलने दीजिए। राज शर्मा जी देखिए, राज शर्मा जी बात सुनिए। जब आप बोल रहे थे वो सिर्फ हंस रहे थे, उन्होंने रिएक्शन नहीं दिया। अभी बोलने दीजिए। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है राज जी। एक दिनेश जी आप अलाउ कीजिए प्लीज, उनको बोलने दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है, बोलिए राज जी, बोलिए। स्वीप करेगा कौन करेगा? आप रियल पिक्चर बताइए। मैं भी तो कह रहा हूँ, मैं बरेली नहीं, मैं तो मीडिया का आदमी हूँ। राजनीतिक दल मुझे कुछ देंगे नहीं। राज जी थोड़ा सा सब्र कीजिए प्लीज। राज जी थोड़ा सा सब्र कीजिए, सुन लीजिए, उसके बाद फिर आपके पास ही आऊंगा। कपिल जी से भी मैं रिएक्शन लूंगा। मैंने यही कहा था कि 4 जून को दूर नहीं है। 4 जून बस आज क्या नाम, परसों आपका 19 तारीख को पोल होगा पश्चिम उत्तर प्रदेश का। और मैं इन कुछ क्षेत्रों की खाक छान कर आया हूँ जी। मैंने लोगों से पता किया। और दूसरी बात एक बार बता दूं मैं आपको, मुस्लिम महिलाएं, मैंने कुछ खास क्षेत्रों में मुस्लिम महिलाओं से बातचीत की। वो खुलकर नहीं बोल रही है, लेकिन कहीं कहीं पर खुलकर भी बोल रही हैं। उनमें से कुछ % ऐसी है जिनको जो रोके नहीं रुकेंगे और बीजेपी को मतदान करेंगी। उसके पीछे एक लाभार्थी समूह है, एक ऐसा समूह है जिसके घर राशन पहुंच रहा है, मोदी ने क्रिएट कर दिए कि जिसमें कि उनको ये कहना है कि हम अपने बच्चों को पाल रहे हैं, अपना सुख दुख देख रहे हैं। और उनको इस बात से मतलब नहीं है कि मोदी क्या कर रहे हैं और योगी क्या कर रहे हैं। ठीक है, उनको मतलब राशन पानी से है अपने और अपने सुख सुविधाओं से है। अच्छा, अभी इतवार के रोज ही जो मैनिफेस्टो जारी किया है, जिसे वो संकल्प पत्र जिसका नाम दिया गया है, प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर मौजूद थे, तमाम जो बड़े जिम्मेदार लोग थे वो सारे मौजूद थे। पहली बार ऐसा हुआ है, और ये जो बीजेपी की तारीख है, बीजेपी का जो इतिहास है, उसमें भी पहली बार ऐसा हुआ है कि उसमें कहीं अल्पसंख्यक वर्ग का जिक्र नहीं हुआ। ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो, पहली बार ऐसा हुआ है। तो बीजेपी तो एक तरीके से वो बात नहीं करना चाह रही, कटना चाह रही है। मगर आप ये दावा कर रहे हैं कि बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं भी बीजेपी को वोट दे रही हैं। क्या उन्हें मतलब नहीं है मंशूर से, क्या मैनिफेस्टो से, शपथ पत्र से, ये मतलब घोषणा पत्र से कहीं कोई उन्हें मतलब नहीं है क्या? मैनिफेस्टो क्या होता है जी ना, वो मैनिफेस्टो नहीं जानती। वो ये जो संकल्प पत्र उसको भी नहीं जानती हैं। ठीक है, वो इस बात को जानती है। उनकी 3 शिकायतें थी। इसमें उनकी शिकायतें ये सामने आई कि जो मकान थे जी, वो चुनिंदा लोगों को मिल गए उनके समाज के अंदर। जो उनके समाज के ताकतवर लोग थे वो उन्होंने किसी को दिला दिए। बोले कहीं पर उनको राशन मिला और कहीं पर उनको कोई चीज का उनकी काट दी गई। बोले इसमें ना मोदी का दोष है और ना योगी का दोष है, ये उनका कहना था। ठीक है, मैं इस बात पर यह एतमाद करता हूँ, और भी समाज के लोगों से मेरी बात हुई, लोग मोदी के अलावा किसी दूसरे को सुनना ही नहीं चाह रहे थे। हमने कहा बात क्या करेंगे खड़े होके। ठीक है, मैं इसी जब आपने बुलाया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं। आगे 4 तारीख पता चलेगी। वैसे नहीं, बिल्कुल ठीक है भाई। आप फील्ड में गए, लोगों के बीच गए, आपने लोगों से बात की, और आप वहां से आकर के डायरेक्ट हमारे साथ बैठ करके उन तमाम अपने एहसासात को, तजुर्बों को शेयर कर रहे हैं। तो ये तो बहुत स्वागत योग्य बात है, और आपका इस बात के लिए बहुत शुक्रिया भी, साधुवाद, इस्तकबाल भी। जाहिर तौर पर बहुत सारे लोगों से आपने बात की होगी, तमाम लोगों के अपने ख्यालात होते हैं और वो जिक्र करते हैं उन बातों का एक पत्रकार के सामने, और उनका लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। जी दिनेश जी, इस बार बीजेपी को वोट कर रहा है, ये मैं बात आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि लोगों से। देखिए दिनेश जी, ये बात तो आप भी जानते हैं और ये बीजेपी भी जानती है, भले ही वो कितनी भी जो है वो दूरियां हो, कितनी बड़ी खाइयां हो, कुछ ना कुछ लोग तो वोट जरूर करते हैं। कुछ डायरेक्ट करते हैं बीजेपी को वोट, कुछ इनडायरेक्ट करते हैं। इनडायरेक्ट कैसे करते हैं कि बहुत सारे लीडर्स जो पहले समाजवादी में थे, बहुत सारे लीडर्स जो पहले कांग्रेस में थे, बहुजन समाज पार्टी से थे,
वो छोड़ करके फिर बीजेपी में शामिल हो गए, तो जो उनके रिलेशन थे पहले वो आते हैं, वोटर्स उनके साथ आते हैं। ये मेरा खुद का भी तजुर्बा है, मैं भी जानता हूँ, बहुत सारी जगहों पर मैं भी जाता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, तो उनसे पता लगता है। ऐसे एक नहीं, बहुत सारे मतलब जो है हर एक सूबे की बात ये कर रहा हूँ, किसी एक सूबे में नहीं, सब जगह ये हालात हैं। कहीं कुछ लोगों के खुद के ताल्लुकात भी होते हैं कम्युनिटी के साथ, तो वो वोट तो मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि वोट नहीं मिलते। और जमहूरियत में, लोकतंत्र में ये मुनासिब भी नहीं है कि कोई एक पार्टी किसी एक समाज के लिए, किसी एक वर्ग के लिए लॉक लगा दे, ताला लगा दे, दरवाजे बंद कर दे। और ना ही किसी समाज के लिए ये ठीक है लोकतंत्र में कि वो किसी पार्टी के लिए, किसी विचारधारा के लिए वो 100% मतलब जो है रास्ते ब्लॉक कर दे, दरवाजे बंद कर दे। वैसा होता नहीं है। मुद्दों पर बात कीजिए और आगे बढ़िए, मेरा ख्याल के ज़्यादा ठीक है। ये दिनेश शर्मा जी से बात हो गई हमारी। कपीश श्रीवास्तव जी, मैं आपसे भी ये जानना चाहूँगा, एक तो ये है कि राहुल गांधी ने कहा कि 150 सीटों के अंदर बीजेपी सिमट रही है। जाहिर तौर पर हर एक पार्टी दावे करती है, उसके पास कुछ फीडबैक आता है। वैसा फीडबैक 2019 में भी आया था, ये भी आप सब जानते हैं। ये भी जानते हैं कि राहुल गांधी ने उस वक्त भी अखिलेश यादव को रात को फ़ोन करके ये बताया था कि उनको कौन सी मिनिस्ट्री मरकज़ में मिलने वाली है। तो ये इस तरह के फीडबैक मिलते हैं। कई बार फीडबैक अच्छा होता है, कई बार जेन्युइन होता है, कई बार डुप्लीकेट फीडबैक मिलता है। और उसके बाद राहुल गांधी बहुत नाराज़ हुए थे अपने आसपास के लोगों से कि गलत फीडबैक क्यों दिया। तो इस बार फीडबैक कैसा है, इस बात का पता 4 जून के बाद पता चलेगा, मतलब सच्चाई क्या है। मगर अभी जो उन्होंने ये एक बड़ा दावा किया है कि 150 सीटों के अंदर सिमट रही है, पहला रिएक्शन इस पर चाहूँगा। दूसरी बात यह है कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो भ्रष्टाचारियों का गोदाम बन गई है। इन दोनों बातों पर आपका रिएक्शन चाहूंगा। एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं जी कि दिनेश भाई को बहुत बहुत साधुवाद, कॉम्प्लीमेंट्स जी, इसलिए कि कम से कम जो आपका फिगर बन रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है वो नदारत हैं, तो कम से कम उन्होंने उनकी कमी नहीं खलने दी, इसलिए उनको साधुवाद जी। दूसरी चीज आपको हम स्पष्ट रूप से कह दें कि देखिए 150 सीटों के अंदर क्यों भारतीय जनता पार्टी सिमट रही है। इसलिए सिमट रही है कि परिस्थिति जन्य साक्ष्य इस बात का दावा कर रहे हैं जी। अगर नरेंद्र मोदी जी 370 स्वयं ला रहे होते हाँ, और 400 पार जो है अगर उनको ये 40 लोगों का गठबंधन ले करके जाना पड़ता जी, तो कोई इतना बड़ा सहारा क्यों लेता। इतनी बड़ी बैसाखी कोई नहीं लेता 40 दलों की जी, क्योंकि 370 की आप अपनी कुवत बता रहे हैं और केवल 30 सीट के लिए आपने 40 दलों से गठबंधन किया है। आपने उनके पद चिन्हों की धूल अपने माथे पे लगाई है, जिन्होंने पानी पी पी करके आपको आशीर्वाद दिया कि ये विश्व का सबसे झूठा प्रधानमंत्री है, ये मुख्यमंत्री को इसकी औकात याद दिला देंगे, भीख का कटोरा थमा देंगे, भीख का ट्रेनिंग सेंटर खोल देंगे, चल सन्यासी मंदिर जी। ऐसे लोग जो 2-3 जिलों में 0.2% का मत रखते हैं, ऐसे लोगों का भी सहारा लेना पड़ रहा है और उन्हें अपना नेता कहना पड़ रहा है। मोदी जी से बड़े नेता हैं ओम प्रकाश राजभर और चौहान जी, क्योंकि चौहान जी चुनाव में अपनी जमानत हारने के बाद मंत्री बने हैं और ओपी राजभर पीपी के आशीर्वाद, जो प्रधानमंत्री झूठा प्रधानमंत्री और भीख मांगने वाला, उसके बाद वो कैबिनेट मिनिस्टर बने जी। तो इसलिए ये साबित करता है कि ओम प्रकाश राजभर जी मोदी जी के नजर में ज्यादा लोकप्रिय नेता हैं। एक व्यक्ति प्रधानमंत्री के संवैधानिक पद पर बैठे हुए, उनसे कभी हम लोग इस तरीके की भाषा का प्रयोग उनके लिए नहीं, ठीक, ना माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। हमारे योगी जी गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर हैं और हमारे लिए जब वो सनातन परंपरा के अंदर नाथ संप्रदाय के मठ के मठाधीश होते हैं तो हमारे लिए बहुत आस्था के प्रतीक होते हैं। हाँ। मुझे चोट लगती इस तरह की बातों पे। 1.5 साल तक उन्होंने नहीं कराया, मंत्री बनाया, आखिर अमित शाह जी के कोटे से भीख का कटोरा उठा के योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में दे देना पड़ा मोदी जी को, आखिर क्यों? प्रश्न ये बड़ा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप 40 दलों से गठबंधन ले रहे हैं केवल 30 सीट के लिए और राजभर जैसे नेताओं के चरण पादुका पे लोटन पोटन हो रहे हैं। ये इस बात को बता रहा है कि आप चुनाव बुरी तरीके से हार, और क्यों हार रहे हैं जी? आपने 2014 का संकल्प पत्र, 2019 का संकल्प पत्र पूरा ही नहीं किया। आपने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे,
20 करोड़ लोग रोजगार और सरकारी नौकरी पा गए। और हाँ कपीश जी, बात ठीक है आपकी, मगर कपीश जी ये तो प्राइम मिनिस्टर ने पिछली बार बोला था कि भाई अगर कोई पकौड़े तल रहा है तो वो भी रोजगार है। तो वो तो उस हिसाब से देखते हैं कि भाई जो ठेले लग रहे हैं, कोई पकौड़े तल रहा है, कोई चाय बेच रहा है, वो भी रोजगार है। खुर्शीद भाई, हाँ मास कम्युनिकेशन से आपने करके एंकरिंग प्राप्त की होगी बड़ी मेहनत से, और पैसा भी खर्च हुआ होगा परिवार जी। आप क्या चाहते हैं कि आप एंकरिंग छोड़ करके पकौड़ी तलने को अपना रोजगार कहेंगे? बिल्कुल ठीक है। रिक्शा चलाने को अपना रोजगार कहेंगे? धोबी का ठेला लगाने को अपना रोजगार कह लेंगे? और ये कब नहीं था भाई, ये कब नहीं था? हलवाई की दुकान कब नहीं थी? पकौड़ी कब नहीं बिकती थी? टी का स्टॉल कब नहीं लगता था? अगर ना लग रहा होता तो प्रधानमंत्री जी रेलवे स्टेशन पे उतना पहले कैसे बेच रहे होते चाय? बिल्कुल ठीक है। तो क्या उनको मानना पड़ेगा कांग्रेस सरकार ने रोजगार दिया था बड़नगर के स्टेशन पे चाय बेचने का उनको और उनके पिताजी को? तो इसे मैं रोजगार नहीं मानता, ये स्वरोजगार है। रोजगार और स्वरोजगार में बड़ा अंतर होता है। आप प्राइवेट कंपनियों में कितना दिलवाए? आपने सरकारी कंपनियों संस्थानों में कितना दिया? आपने कितने पेपर लीक होने से रोके और लोगों को नौकरी दी? मुसलसल 9 परीक्षाएं आपकी कैंसिल हो रही है। 60 लाख लोगों का पैसा बर्बाद हो रहा है। आप उस पर नहीं बात करेंगे, आप महंगाई पे बात नहीं करेंगे, आप बुलेट ट्रेन पे बात नहीं करेंगे, आप बनारस क्योटो बनाएंगे नहीं, 150 स्मार्ट सिटी पे बात नहीं करना चाहते, किसानों की आय आपने दुगना नहीं किया। और 2022 में जो आपने कहा था कि किसानों के बिजली का बिल माफ, उत्तर प्रदेश वालों के बिजली का बिल हाफ, कहां हुआ? ठीक है। अब बीजेपी से प्रीति शेखर हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रीति जी, आपका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। थोड़ा देर से आप जुड़ी, बहुत सारी बातें हुई और बात ये हो रही है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने आज ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनकी इंतखाबात के वक्त, लोकसभा चुनाव के वक्त। जाहिर तौर पर पहला फेज जो है वो 19 को है, उससे पहले ये बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और बड़े दावे, बड़ी बातें उसमें कही गई। और ख़ासतौर से ये बात राहुल गांधी ने कही है कि 150 सीटों के अंदर बीजेपी सिमट रही है। अब जाहिर तौर पर उनके खुद का कुछ फीडबैक है, कहीं से उनको फीडबैक मिला है या कुछ उन्होंने जो है मतलब वो कह रहे हैं कि अलग अलग सूबों से ये रिपोर्ट्स आई हैं। वो वही बताएंगे कि इस तरीके से वो रिपोर्ट्स कितनी ऑथेंटिक है कितनी नहीं, वो एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता है। मगर 150 सीटों के अंदर बीजेपी सिमट रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बीजेपी की हुकूमत ने कोई मतलब जो है वो वेलफेयर का काम नहीं किया, भ्रष्टाचारियों को सिर्फ बीजेपी में भरने का काम किया है। क्या रिएक्शन है आपका? पहला प्रीति जी। वो लड़ाके बनकर आप तो केस आ रहे हैं, एक की जनता ने पानी निकाल दी और दूसरे जो अपने हाथ धोते ग्रीन पैकेट को पाए। आपकी ऑडियो में इशू है प्रीति जी, मैं आपको रोक रहा हूं। मैं टेक्निकल टीम से कहूंगा कि वो आपसे जो है वो राब्ता करें और वायर के ज़रिए या ब्लूटूथ के ज़रिए आप जुड़े प्लीज़। राज शर्मा जी, वापस मैं आपके पास आऊँगा। बहुत सारी बातें कही हैं और बात लगातार ये होती है जब भी बीजेपी के ऊपर हमलावर होती है कांग्रेस या अपोजिशन पार्टियाँ, तो वो एक बड़ी बात इन इंतखाबात में वो सुनने को मिल रही है, इन चुनाव में वो सुनने को मिल रही है और वो ये है कि लोकतंत्र नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा। और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे थे अभी पिछले हफ्ते ही, वो कहते कि अगर खुद भीमराव अंबेडकर साहब भी आ जाएं तो वो भी संविधान में बदलाव नहीं कर सकते, वो भी उसे ख़त्म नहीं कर सकते। तो एक तरफ तो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि संविधान को कोई खतरा नहीं है, जो है वैसा ही रहेगा। हालांकि बीजेपी के बहुत सारे लीडर्स ये कहते हैं, अलग अलग जगहों पर ये कहते हुए उन्हें सुना गया है कि अगर 400 पार सीटें आपने जितवा दी जनता से, वो कहते हैं तो हम संविधान में बदलाव कर सकते हैं, जो बहुत ज़रूरी है, तो 400 पार आप ज़रूर करवाइएगा। प्राइम मिनिस्टर कुछ कहते हैं, उनकी पार्टी के लीडर्स कुछ कहते हैं। मगर बीजेपी पर जब भी हमलावर होती है अपोजिशन पार्टियां, कांग्रेस खास तौर से और इंडिया ब्लॉक की पार्टियां, वो संविधान की बात करती हैं बार बार। तो वही हम जानना चाहते हैं कि संविधान पर खतरा कैसे है, थोड़ा सा समझाइए लोगों को, क्योंकि लोग भी जानना चाहते हैं कि भाई ये खतरा क्यों, कहां से आ गया ये खतरा संविधान पर। देखिए, जब देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलने लगे जी, और देश का ही प्रधानमंत्री 2 देशों का युद्ध रुकवा दे और अपने मणिपुर पे युद्ध चलने दे, वहां महिलाओं को जलने दे और किसी को बोलने की छूट ना हो और लोकतंत्र खतरे की बात, सबसे पहला उदाहरण देता हूं, बेहतरीन उदाहरण। केजरीवाल साहब को इन्होंने, मुख्यमंत्री थे, उन्हें एक साधारण से आदमी जो कि तथाकथित शराब घोटाले में पकड़ा था, उनको इन्होंने, केजरीवाल साहब को उसके कहने पे डाल दिया अंदर। मैं सिर्फ इतनी सी निवेदन करता हूं कि संवैधानिक पोस्ट में बैठे जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब ने कहा था कि पुलवामा का जो कांड हुआ था उसमें हमारी चूक हुई थी। प्रधानमंत्री जी ने इसका जवाब क्यों नहीं दिया और ईडी ने इनको या सीबीआई ने इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया?
ये है, दिस इज कॉल्ड लोकतंत्र की हत्या। जब तक अपने क्रिया, और मैं और बता रहा हूं आपको, देश का प्रधानमंत्री विदेश में जहां भी जाए, प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है जब धरती में आएगा अपने देश की, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, सो दैट कि पब्लिक वहां की जाने कि आप क्या करके आए हो। आप बता दीजिए, एक कॉन्फ्रेंस करी उन्होंने? मैं अपने घर से 3 दिन गायब हो जाऊं और मैं अपने घर में आऊं और तो मैं अपने बीवी बच्चों को बताऊंगा ना 3 दिन में मैं ये करके आया? क्यों नहीं बताया प्रधानमंत्री जी ने? दिस इज कॉल्ड लोकतंत्र की हत्या। अब एक और बात, लोकतंत्र की हत्या क्या है? जहां पे रक्षक, मैं किसी को गोली मार दूं वो अपराध है, लेकिन एक उसका गनर गोली मार दे, वो रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट है। आपके थाने में, आप ही की सरकार होते हुए थाने में थानेदार से सिपाही सुरक्षित नहीं है। दिस इज कॉल्ड लोकतंत्र की हत्या। अभी यहाँ पे दिनेश जी, क्योंकि बड़े भाई हैं, ये बोलेंगी, ये जवाब ढूंढ रहे हैं, लेकिन दिनेश भाई आप अपने के लिए कुछ मत करो, मेरे लिए मत करो, कपीस भाई के लिए मत करो, खुर्शीद भाई के लिए मत करो, लेकिन आने वाली संतानों के लिए करो। जब आने वाली संतानें, जब हम लाठी से चल रहे होंगे, लाठी पकड़ के चल रहे होंगे, तब जब संतानें हमारी पूछेंगी कि जब देश का लोकतंत्र खतरे में था, देश बर्बाद हो रहा था, महिला सुरक्षित नहीं थी, तो आप क्या कर रहे थे? मेरे पास तो जवाब होगा कि मैं रोड में संघर्ष कर रहा था और टीवी में भी दिनेश भाई जैसे से संघर्ष करता था। लेकिन आप क्या कहोगे? मेरी विनम्र निवेदन है आपसे, 9 दुर्गों का आखिरी दिन है, आपको भद्रकाली का एक आशीर्वाद मिलेगा। सच्चाई कहने लगो, आत्मा की आवाज सुनने लगो, झूठ नहीं बोलना है। मैं आज आपको कह सकता हूं, अभी पिछले दिनों राज शर्मा जी, पिछले दिनों ना जाने कितने लीडर्स कांग्रेस के आत्मा की, अंतरात्मा की आवाज सुनकर के ही बीजेपी में गए हैं। आप इनसे कह रहे हैं कि आत्मा की आवाज सुन लो। एक चीज मैं बता रहा हूं भाई, ये बात सही है, जरा सा लालच खत्म हो जाए ना देश में, आदमी अपनी लालच, क्योंकि रह नहीं पा रहा है, वो छोड़ के गए हैं। एक और बात सुनिए, जिनको कांग्रेस पार्टी ने सब दिया, मैं उनको भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, अरे गिनती करवानी है तो चिड़िया की कराओ। जो जंगल में आग लग के अपनी चोंच के पानी से बुझा रही थी, आग बुझी ना बुझी ये बात अलग है, शेर की तरह भागो मत। अरे क्या मिल जाएगा? आज इन्हीं के लोग, हमारे जिसको 26 साल की उम्र में कांग्रेस पार्टी ने मिनिस्टर बनाया था, वो एक जगह से इलेक्शन लड़ रहा है और कह रहा मुझे पता होता तो मैं इसको पेरिस बना देता। अरे आप अपने पुराने इलाके जहां से आपके पिताजी लड़ते थे, उसको तो पेरिस बना नहीं पाए। तो कहने का मतलब यह है, आत्मा सही होनी चाहिए खुर्शीद भाई। और एक और बात बता दूं, देश के लिए प्रोडक्टिव सिटीजन बनो। दिनेश भाई, आपको देखिए, आपके तजुर्बे, आपकी आवाज को देश मानेगा, लेकिन जब आप निशाने पर दिनेश जी हैं, निशाने पर दिनेश जी हैं बार बार, और दिनेश जी मैं आपके पास ही आ रहा हूं। पहला रिएक्शन कारण है, हाँ, ये पत्रकार तो है, लेकिन ये अंदर खाने आरएसएस के प्रवक्ता हैं। दिनेश जी, पहला तो रिएक्शन यही कि ये जो एक बेचैनी है अपोजिशन पार्टियों, बहुत सीरियस नोट पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो ठीक है भाई, वो चलो एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं, वो एक अलग बात है, मगर ये एक बेचैनी है और इसको संजीदगी से लेना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए कि ये जो बेचैनी अपोजिशन पार्टियों के लीडर्स के अंदर है, अपोजिशन पार्टियों के अंदर है, और वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है, लोकतंत्र नहीं बचेगा, संविधान भी नहीं बचेगा। हालांकि पीएम लगातार कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा संविधान को। आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि मैंने कहा कि वो भी बहुत संजीदगी से और बहुत गंभीरता से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। जाहिर तौर पर इस मसले पर गंभीरता से और संजीदगी से ही बात होनी चाहिए। क्या वाकई लोकतंत्र और जो संविधान है उसके ऊपर कोई खतरा है? आपको दिख रहा है खतरा मंडराते हुए? कुछ है गड़बड़? खुर्शीद साहब, हमारे जो भाई हैं शर्मा जी, राज शर्मा जी, उनकी पीड़ा समझी जा सकती है, क्योंकि वो एक ऐसे राजनीतिक दल से हैं जो सत्ता में आने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, कांग्रेस। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि इस देश में लोकतंत्र को सबसे बड़ा नुकसान कब पहुंचा था? इमरजेंसी से। इस देश के लोग नहीं जानते थे कि इमरजेंसी क्या होती है। उस इमरजेंसी में लोग जेलों में सड़ा दिए गए, कई लोग जेलों में मर गए, इतने बड़े अत्याचार हुए। इसमें और मैं नाम नहीं लूंगा, इसी कांग्रेस ने बड़े पैमाने पर
परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया 10 साल से आपकी और सरकार, मुसलमान लोगों को बड़े पैमाने पर पकड़ कर नसबंदी कराई गई। क्यों बोलते हो? आप अरे बताइए क्यों बात दो मोदी क्या बन रहे हो भाई? इमरजेंसी इस देश के ऊपर एक ऐसा कलंक माना जाता है कि अगर आज की जनरेशन इसका सामना कर ले तो मैं समझता हूँ कि देश के अंदर एक विद्रोह हो जाएगा। लेकिन इस देश ने इमरजेंसी का सामना किया। एक दूसरी बात, लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं। इस देश के अंदर जब राजीव गांधी थे तो चिट्ठी पत्री अधिनियम आया था जिसने लोकतंत्र को बिल्कुल गला घोट दिया था। आपके हर एक पत्र को खोलने का अधिकार सरकार अपने हाथ में ले रही थी। उसको जय सिंह साहब जो उस समय राष्ट्रपति थे उन्होंने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। इसी देश के अंदर लोकतंत्र का गला घोटने के लिए बिहार प्रेस बिल आया। इंदिरा जी प्रेस बिहार प्रेस बिल को लेकर आई थी। देश भर के अंदर मीडिया ने उसके खिलाफ आवाज उठाई और अंततः जगन्नाथ मिश्रा की सरकार ने उस बिहार प्रेस बिल को वापस लिया। आज आप बात कर रहे हैं कांग्रेस की, आप बात कर रहे हैं बीजेपी की। बीजेपी इन 10 साल के अंदर हम बीजेपी को देख रहे हैं जी। हो सकता है एक बार राजू सुन लीजिए, वो भी आपको सुन रहे थे, आप भी सुनिए, प्लीज सुनिए, दिनेश जी को सुनिए, प्लीज सुनिए। मैं भाजपा के लोगों को देश का धुला नहीं मान रहा हूँ या भाजपा ही अकेले देश की पालनहार नहीं है। हाँ। अभी मैं कुछ क्षेत्रों की बात चर्चा कर रहा था। मैं क्या नाम मेरा बाला साहब जी, मैं जो चर्चा कर रहा था कि मैं घूम कर आया हूँ। राजी आ रहे हैं आपके पास, राजी आपके पास आऊंगा, प्लीज मैंने सबको मौका मिलेगा। दिनेश जी को बोलने दीजिए, एक बार सुन लीजिए। वो भी आपको बड़े मतलब जो है बहुत संजीदगी से उन्होंने सुना और कई बात उनको अटपटी आपकी लगी होगी तो उस पर वो हंसे थे, तो आप भी हंस दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर थोड़ा सब्र के साथ सुनिए प्लीज। सुन लीजिए दिनेश जी। दिनेश जी, मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ, बात हम चूंकि इस इलेक्शन की कर रहे हैं और जो अभी जो होने वाला है उसके ऊपर हमारी चर्चा केंद्रित रहे तो ज्यादा जी जी क्षेत्रों के अंदर मिला। ये कॉमन शिकायत मिली लोगों से जी, और वो भी कॉमन मैन से मिली, मैं किसी बड़े आदमी से नहीं मिला। शिकायत ये थी, उनकी शिकायत थी सीडीओ से, विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी से, बीडीओ से और लेखपाल से जी। उनकी शिकायत ये थी कि जो भारत सरकार की योजनाएं जो उत्तर प्रदेश सरकार लागू कर रही है जी, वो योजनाएं ठीक से उन तक नहीं पहुंच रही है। इसको लेकर उनकी योगी सरकार से भी शिकायत है। हाँ। वो चाहते हैं कि जो उनके लिए योजनाएं आए वो उनको मिले, लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है। उसका ये कहना होता है कि हमसे क्या मतलब है, बिल्कुल ठीक, आपको मकान मिला नहीं मिला, हाँ। राशन मिला नहीं मिला, हमसे क्या मतलब है। ये विषय उन लोगों के थे। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि चूंकि हमको मोदी जी सीधे राशन आके नहीं दे रहे हैं, योगी जी सीधे राशन आके नहीं दे रहे हैं, हमें मालूम है, इसलिए हम मतदान उन्हीं को करेंगे। लेकिन अब ये मगर बात ठीक है दिनेश जी, बिल्कुल ठीक है। देखिए आपने चूंकि लोगों से बात की और वो समझा उन मसलों को। मैं भी पिछले दिनों अलग अलग जगहों पर मैं गया, 2-3 जो लोकसभा क्षेत्र हैं वहां पर मैंने बात की लोगों से, जो मैंने परसों भी उसका जिक्र किया था और बहुत जेन्युइन फीडबैक मैं दे रहा हूं। एक तो ये कि ये कहना कि इंडिया ब्लॉक वो कहीं मतलब जो है लड़ाई में नहीं है, तो मेरा ख्याल कि ये मुनासिब नहीं है। इंडिया ब्लॉक भी लड़ाई में है, मुकाबले में है। दूसरी बात जो मुझे लगी वो ये था कि जातिवाद जो है वो अभी भी हावी है। बहुत सारे मुद्दों पर जातिवाद अभी भी हावी है और जातिवाद की बिना पर ही वोट दे रहे हैं। मैं सहारनपुर का जिक्र करूं, मुजफ्फरनगर का और कैराना का, वहां पर जो राजपूत समाज है वो बहुत ज्यादा नाराज है बीजेपी से और उस नाराजगी को खत्म करने के लिए 3 बार चीफ मिनिस्टर 3 बार जा चुके हैं सहारनपुर में, 3 बार राजनाथ सिंह खुद जा चुके हैं सहारनपुर उस नाराजगी को खत्म करने में। तो वैसा नहीं है, ये कह देना कि नहीं साहब ऐसा नहीं है और वो कहीं मुकाबला नहीं है, तो वो मुकाबले में तो है। समाजवादी और कांग्रेस मिलकर के लड़ रहे हैं। ये बात सही है कि पिछली बार जो है 19 की बात अगर हम करें तो वहां पर बीएसपी और समाजवादी पार्टी मिलकर के लड़ रहे थे, तो उस वक्त थोड़ा ज्यादा मजबूती के साथ लड़ रहे थे। मगर इस बार भी कांग्रेस की तरफ भी लोगों का रुझान है। समाजवादी के बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे पीडीए को लेकर के वो आगे बढ़ रही हैं, तो जाहिर तौर पर वो भी मसले हैं। जातिवाद भी अपनी जगह है, लेकिन जो आपने मसले बताए, जो आपने चीजें गिनाई कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है या जो छोटे मोटे अधिकारी हैं, उनसे वो इंप्लीमेंट नहीं करा पा रहे हैं योजनाओं को, उनसे नाराजगी है, वो भी अपनी जगह है। मगर जातिवाद भी उन इलाकों में है। और कपीश जी मैं आपके पास आऊँगा। देखिए बहुत सारे मसले जो हैं वो हैं जिनके ऊपर बात होना बहुत ज़रूरी है। और वो आज अखिलेश यादव जो है वो बार बार इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि 3 बड़े मुद्दे होने वाले हैं। 3 बड़े मुद्दे जो है वो होंगे, उसमें महंगाई है, बेरोजगारी है और भागीदारी है। तो भागीदारी को क्या पीडीए से जोड़ करके देखा जाए, चूंकि पीडीए की एक तरीके से आप लोगों ने पूरी मुहिम चलाई,
और रैलियां भी निकाली, अलग अलग मतलब जो है इलाकों में गए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। हालांकि उसका तोड़ जो है AIMIM ने भी कुछ निकाल दिया था, PDM या PMD कुछ ऐसा कुछ निकाला था, PDM निकाला था शायद उन्होंने। किस तरीके से आप देख रहे हैं ये बेरोजगारी, महंगाई और भागीदारी, क्या ये मुद्दे हैं वाकई ही? क्या यही मुद्दे हैं? और क्या ये मुद्दे आम लोगों की समझ में, पब्लिक की समझ में भी आ रहे हैं? चूंकि पार्टी के लीडर्स तो बात करते हैं इन मुद्दों पर, मगर जब जमीन पर उतरते हैं, लोगों के दरमियान जाते हैं, तो उनको वही दिखता है, मंदिर मस्जिद, उनको वही जो है वो हिंदुत्व नजर आता है, या फिर सनातन की बात होती है, या हिंदू मुस्लिम का मसला आता है। असल में लोगों की समझ में भी ये मुद्दे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? क्या कहेंगे इस पर कपीश जी? खुर्शीद भाई जी, सबसे पहली बात तो हम आपको ये कह रहे हैं जी, कि लोकतंत्र पर कैसे खतरा, सुनी सुनाई बातों पे नहीं। जी, कि कौआ कान ले गया, पहले कान पकड़ के देख लीजिए, फिर कौए के दौड़िए। हाँ, आपको याद होगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कॉलोजियम के 4 बड़े जजेस, जी, 4 नहीं बल्कि 5, वो अपनी आत्मा की आवाज लेकर आप लोगों के बीच आए और उन्होंने क्या कहा, इस देश के लोकतंत्र को खतरा है जी, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो सेलेक्टिव तरीके से की है। यहां तक कि उन्होंने अपने कोर्ट के अंदर जो है जो केसेस का बंटवारा होता था उस पर बड़ा भारी आरोप लगा कि उसमें भी कहीं ना कहीं से सरकार हस्तक्षेप कर रही है और मॉन्टेस्क्यू के विरुद्ध जा रही है, क्योंकि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका ये हिस्से हैं इस संविधान। जी, दूसरी बात आपको मैं याद दिला कि देखिए, एक सुप्रीम कोर्ट के जज पर इन्होंने यौन अत्याचार का मामला बनाया, नाम नहीं लूंगा लेकिन आप सब समझ रहे हैं। जी, उसके बाद कुछ फैसले उन्होंने ऐसे किए जो मोदी जी को सूट थे। वो यौन अत्याचार के मामले का क्या हुआ, वो कहां चला गया? और फिर वो जज रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा में बना दिया गया। जी, आपको ये नहीं दिखाई देता कि लोकतंत्र और संविधान किस तरह से करते हैं? और एक बड़ी बात, आप कोई जरूरी नहीं कि आप संविधान पे डायरेक्ट हमला करें। अगर अनुच्छेद 15, 16, अनुच्छेद 28 से लेकर 30 पर हमले हो रहे हैं और ये पीछे से हो रहे हैं, कैसे? जितने आपने पब्लिक सेक्टर कंपनियां थी, संस्थान थे, वाणिज्यिक संस्थान थे, सबका आप प्राइवेटाइजेशन करते, जितनी गवर्नमेंट सर्विसेज थी उनका आप पदों का सरेंडर करते चले जाते। तो ऐसे में आप आरक्षण कैसे दो? जो आरक्षण का आर्टिकल है हमारा 15 और 16, कैसे लागू करूं? क्योंकि आप तो वही जड़ी काटते रहो, ना रहेगी ना रहेगा मेड़ और ना रहेगा खेत, बस काट दो सब। आपके सामने सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने कहा कि गलत तरीके से उद्धव सरकार को महाराष्ट्र में गिराया गया। कहा कि नहीं कहा? गलत कह रहे हो तो टोक दीजिएगा तुरंत। अगर उन्होंने कहा और इनके अगेंस्ट फैसले दिए, लेकिन चूंकि इस्तीफा वो सरकार दे चुकी थी और दूसरी सरकार बन चुकी थी, इसलिए आज वो सरकार चल रही है। और किस तरीके से पैसे का इस्तेमाल करके लोकतंत्र और पार्टियों के विरुद्ध किया जा रहा है वो आपके सामने। ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने, संवैधानिक पीठ ने इनके चुनावी चंदे के धंधे की पोल खोल दी और पता चल गया कि विश्व का ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है और इस पैसे का यूज सरकार को गिराने में, पार्टियों को तोड़ने में, विधायकों के खरीद फरोख्त में किया जाए और इसको असंवैधानिक घोषित किया। और मनी ट्रेल आपके सामने है। जब शराब नीति की वजह से केजरीवाल साहब और अन्य उनकी कैबिनेट जेल में हो सकती है, तो प्रधानमंत्री जी जेल में क्यों नहीं है? ये संविधान के लिए खतरा नहीं है क्या? संवैधानिक पद पे केजरीवाल नहीं है या प्रधानमंत्री जी नहीं है? ठीक है, मैं तो ये पूछ रहा हूं आपसे, बताइए ना। यहाँ तो ट्रेल दिखाई दे रहा है, वहां तो 1 पैसे की बरामदगी नहीं है, लेकिन यहाँ तो पैसे की बरामदगी है 8,25,000 करोड़ रुपए की। जहां सीबीआई और ईडी का गलत इस्तेमाल करके पैसा लिया गया, फेक कंपनी को बना करके पैसा लिया गया, कम एसेट की कंपनी अपनी औकात की चौगुनी धनराशि जो है वो बांट पे दे रही है। इससे बड़ा लोकतंत्र में भ्रष्टाचार क्या हो सकता है? इससे बड़ा संविधान पर हमला क्या हो सकता है? ठीक है। इसके साथ और सुन लीजिए लोकतंत्र पे हमला। हाँ।
सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ कहती है कि साहब कम से कम केजरीवाल सरकार को ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार होना चाहिए, और उन्होंने दिया। लेकिन इन्होंने क्या किया, एक बाकायदा ऑर्डिनेंस लाया, फिर कानून बनाया और थोप दिया। आपके सामने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में मुख्य न्यायमूर्ति रहेंगे। हाँ। अब आपके हाथ में ताकत है तो आपने तोड़ दिया उसे। आप कैबिनेट मिनिस्टर को लाए, लेकिन मुख्य न्यायमूर्ति क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप पारदर्शिता नहीं चाहते चुनाव में। ठीक है। और जब आप पारदर्शिता चुनाव में नहीं चाहते हैं तो ये लोकतंत्र और संविधान पर हमला है कि नहीं है, ये दिनेश जी से पूछिएगा। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि ठीक वो है। पत्रकार हैं। प्रीति शेखर जी भी हमारे साथ हैं, मैं उनसे भी रिएक्शन ले लेता हूं, क्योंकि जब पहले हम उनके पास आए थे तो शायद कुछ टेक्निकल इशू था। प्रीति जी क्या कहेंगी? एक तो यही है कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन्हें लगातार कमजोर करने की कोशिश की गई है। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियां कह रही हैं जो भी अपोजिशन में है या इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। खुद समाजवादी पार्टी के यहाँ पर लीडर स्पोक्स पर्सन बैठे हुए हैं, कांग्रेस के बैठे हुए, वो भी यही बात कर रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाओं को आहिस्ता आहिस्ता कमजोर करने की कोशिश की गई है पिछले 5-7 साल में। अगर 10 साल की बात ना करें तो कम से कम पिछले 5-7 साल में तो ये हुआ है। ठीक है। दूसरी बात जो मैंने पहले भी सवाल किया था, वापस आपसे मैं कर रहा हूं। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि बीजेपी 400 पार तो छोड़ दीजिए, 150 पार कर ले, वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 150 के अंदर अंदर सिमट रही है। उस वक्त आप रिएक्शन नहीं दे पाई थी। दोनों मसलों पर क्या कहना चाहेंगे? ये वही लोग हैं जिन्होंने स्वयं अपनी पार्टी को कमजोर करने का काम, और उनके साथ वही दूसरे लड़के हैं जो आज लड़ाके बनने का जो दम भर रहे हैं समाजवादी पार्टी के अखिलेश। हाँ। अखिलेश जी खुद अपने नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं और उनकी साइकिल पंक्चर हो जाती है, साइकिल की हवा निकल जाती है, जनता उनका हवा निकालती है। तो अब ये ऐसी पार्टियां जिन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में क्या परिणाम इन्होंने लाया था, या सबों के सामने जग जाहिर है, बावजूद भी इन्हें लगता है, तो मुझे वही बात याद आती है कि राहुल जी कहा करते थे कि एक तरफ से हम आलू देंगे मशीन में, दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। तो ये वही बात सुनकर मुझे बड़ी ही हंसी आती है। हाँ। उनके विचार प्रीति जी मैं आपको रोक रहा हूँ। प्रीति जी रोक रहा हूँ। देखिए आप एक जो रूलिंग, हाँ, जो एक रूलिंग पार्टी है उसकी आप मेंबर हैं और उसकी स्पोक्स पर्सन हैं। आप कोई भी हल्की बात मत कीजिए प्लीज। राहुल गांधी ने ये कहा था कि एक तरफ से आलू डालेंगे सोना निकलेंगे, मगर ये क्या कहा था उन्होंने? पूरी बात क्या सुनी थी आपने उनकी? उन्होंने कहा था कि अगर प्रधानमंत्री यहां पर आएंगे तो वो आपको ऐसे सपने दिखाएंगे कि भाइयों बहनों मैं इधर से आलू डालूंगा उधर से सोना निकलेगा। वो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए कहा था। तो प्लीज आप गुमराह ना तो होइए ना गुमराह कीजिए, पूरा बयान सुनिए, अच्छे से समझिए, उसके बाद फिर लोगों को बताइए। हाँ प्रीति जी, ये बयान की क्या प्रासंगिकता रही जब बोले थे, ये इसमें कैसे आए? ये मैंने सुना है पूरा, और पूरी दुनिया ने सुना है। ठीक है, पूरी दुनिया ने सुना है। जो असेंबली इलेक्शन हो रहे थे गुजरात के, उस दौरान उन्होंने एक सभा में ये बात कही थी राहुल गांधी ने। तो आप पढ़ी लिखी हैं, कम से कम ये बातें मत कीजिए प्लीज, जो नहीं हुई है उसे मत कहिए जी। तो जो पार्टियां जो पिछले चुनाव में जो अपने सैकड़ा अंक तक न पहुंच पाई हो, वो भारतीय जनता पार्टी को सिमटने के सपने देखते। और दूसरी बात, अभी जितनी पार्टियां ये भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है कि हम लोग संवैधानिक जो ढांचा है उसको हम लोग गिराने में लगे हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर हम लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो उन्हें यह जानकारी देना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से कि आज देश में पहली बार लोकतांत्रिक सरकार है जिन्होंने देश हरे तबके का ख्याल रखा है। पहले भी सरकारें हुआ करती थी जहां पर उनके सत्ताधीश प्रधानमंत्री का कहना पड़ता था कि 100 रुपया भेजते हैं तो मात्र 10 लोगों की जेब में आते। और आज हम डंके की चोट पर कहते हैं कि आज जब कोरोना काल में हमें जनधन खाते में जब महिलाओं को जब पैसे भेजने थे 500 भेजा हमने और 500 रुपए खाते में मिला। आज हम गर्व से कहते हैं कि किसान सम्मान निधि में जब हम 6,000 रुपए वर्ष में भेजते हैं, 6,000 लोगों के खाते में आते हैं। यह अंतर है और अभी की सरकार में। तो हमने कौन से संवैधानिक ढांचे पर हमने प्रहार कर दिया, कौन से अधिकार हमने हनन कर दिया? और जिस अभी हमारे समाजवादी पार्टी वक्ता भाई लगातार कह रहे थे इस वजह से बहुत लोग हमने नहीं सुना, लेकिन जहां तक हम समझ पाए कि भारतीय जनता पार्टी जो ये लोग बराबर आरोप लगा रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, भाई मैं इन्हीं से पूछना चाहती
कि उस 20,000 हाँ, राहुल गांधी ने आज फिर कहा है इलेक्टोरल बॉन्ड को, राहुल गांधी क्या बोले इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के, चूंकि उन्होंने जिक्र किया प्राइम मिनिस्टर का जो अभी इंटरव्यू था 2 दिन पहले ही एक न्यूज एजेंसी पर, आज भी उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो मुल्क का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन है, ये आज कहा उन्होंने। प्रीति जी। मैं वही कह जी, अगर भारतीय जनता पार्टी 20,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड में अगर तो 6,000 के इलेक्टोरल बॉन्ड को बुनाती हो, हाँ। और दूसरे दल 14,000 के करोड़ विपक्षी पार्टियां जिनके की हमारे 303 सांसद हैं, उनके उससे कम, उस बावजूद भी 14,000 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड उन्हें मिलते हो, तो हम उनके नजर में भ्रष्टाचारी हो गए, तो वो कौन से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हो गए? इसका मैं जवाब चाहती हूँ। हम ले तो भ्रष्टाचारी और आप ले तो सत्यवादी। राज शर्मा जी इसका जवाब दीजिए। हाँ ठीक है राज शर्मा जी, बिल्कुल ठीक है, उनसे जवाब लेते हैं। राज शर्मा जी जवाब दीजिए। भाई वो जो इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा आया है, आ रहा हूं सर, कपीश जी आपके पास भी आऊंगा। राज शर्मा जी आप जवाब दीजिए, ईमानदारी से जवाब दीजिए। भाई वो इस बात पर बार बार जिक्र होता है और ये बात सच है कि सुप्रीम कोर्ट को दखल अंदाजी देनी पड़ी, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि आप जो है वो नाम उजागर कीजिए, लिस्ट जो है वो पूरी डालिए एसबीआई को, और एसबीआई ने थोड़ा सा डिले भी किया उसमें, फिर फटकार लगी, फिर आए। मगर ये बात तो सच है कि भाई उसका पैसा जो है भले ही तीसरे नंबर पर कांग्रेस रही हो, दूसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस रही हो, मगर पैसा तो आपको भी मिला, तृणमूल कांग्रेस को भी मिला, बीआरएस को भी मिला, आम आदमी पार्टी को भी मिला, समाजवादी पार्टी को भी मिला, बहुजन समाज को नहीं मिला, बीएसपी को नहीं मिला, मगर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों को मिला है। तो सिर्फ ये कह देना कि सिर्फ इन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो फिर कांग्रेस को क्यों दिया पैसा? क्या कांग्रेस भी भ्रष्टाचार कर रही है? खुर्शीद भाई ये नहीं है क्यों दिया, यहाँ ये सवाल ही नहीं उठ रहा क्यों दिया, यह सवाल है किसने किसको दिया, ये सवाल है किसने किसको दिया। नकली दवाई वाले ने बीजेपी को दिया, देखिए ये तो सख्त, मैं तो नहीं कह रहा हूं, ठीक है। अच्छा, शराब के घोटाले वाले ने 55 करोड़ दे दिए, 5500 करोड़ जो भी दे दिए। अच्छा, लॉटरी चलान वाले ने इनको दे दिया, इन्होंने जो केदारनाथ में जो सुरंग ढकी हुई थी उस कंपनी से ले लिया। सवाल ये है क्यों दिया, क्यों लिया नहीं है ये सवाल, किसने दिया ये इंपॉर्टेंट है, इन्होंने लिया किससे, ठीक है, और दिया किसने, ठीक है, सवाल मेन ये है। मतलब आदमी को आपने पकड़े, देखिए आपने पकड़ा, ईडी भेजी, अपना थानेदार भेजा, काला कोट पहने थे वो आप जैसे, और उसके बाद जैसी मेरा नीला है, उन्होंने मेरा नीला कोट है, काला नहीं है, कपड़े जैसे कपिल भाई जैसे, ठीक है, पर मेरा नीला कोट है, काला नहीं है, ये बात ज़हननशीं कर लीजिए। अच्छा, चूंकि प्रीति जी ने ये सवाल उठाया था, उनको जवाब मिला। प्रीति जी देखिए उनका साफ तौर पर ये कहना है कि, आ रहा हूं सर, कबीर जी आ रहा हूं, प्रीति जी से रिएक्शन ले लूं फिर आपके पास ही आ रहा हूं। प्रीति जी उनका ये कहना है कि ये बात तो सच है कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के मतलब दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों को भी पैसा मिला, ये तो सच है, मगर बीजेपी को जो मिला वो किस खेल के जरिए मिला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ईडी, सीबीआई या दूसरी एजेंसियां भेजी गई, उनका प्रेशर डलवाया गया और फिर पैसा उनसे लिया गया, ऐंठा गया। ये बात लगातार कह रही है कांग्रेस भी और दूसरी पार्टियां भी जो आपके खिलाफ हैं। प्रीति जी वाले जिनके बारे में चर्चा कर रहे थे, कंपनी ने सबसे ज्यादा तृणमूल कांग्रेस को पैसा, भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिया, पहले तुम्हें ये जानकारी होनी चाहिए। और दूसरी बात, सवाल यह नहीं है कि कौन किसने दिया। जब भारतीय जनता पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आई थी तो हमारे मन में यही बात थी कि पहले चंदों का हिसाब, कांग्रेस के शासन काल में कौन किसको पैसे दिया करती, कितना देती, सुन लीजिए राज जी, सुन लीजिए, राजवर्मा जी सुन लीजिए, कुछ मालूम नहीं चलता, ठीक है। लेकिन आज जब भारतीय जनता पार्टी ने यह व्यवस्था सुनिश्चित की कि आप एसबीआई के जरिए आप दूसरा पहलू देखें, आपको जानकारी तो मिल गई यार, लेकिन दूसरा पहलू जानकारी मिली है सुप्रीम कोर्ट की दखल अंदाजी के बाद, सुप्रीम कोर्ट के टोकने के बाद जानकारी मिली है, ये भी थोड़ा सा कि जब आप इस क्लियर कर देश में मान लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी शासन में है, राजद को भी हो सकता है इलेक्टोरल बॉन्ड मिला होगा, और कल को हम सत्ता का उपयोग करके हम उनको सताने लगे कि आपने राजद को ही क्यों दिया। लेकिन यह भी एक इम्पोर्टेंट इशू, हाँ ठीक है, यह बात मैं मानती हूँ कि जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड बिके, ये आप आज पारदर्शिता है वो पहले से होनी चाहिए, वो पहले दिन होनी चाहिए थी, और उस पारदर्शिता को लेकर के ही पहले दिन से तमाम पॉलिटिकल पार्टियां वो पार्लियामेंट से ही उसकी मुखालफत कर रही थी, 2017 से ही। कपीश जी आपके पास ही आ रहा हूं जी। हाँ कपीश जी। खुर्शीद भाई जी देखिए, पॉइंट टू पॉइंट बात कर, हाँ, मेरी डिबेट है। हाँ, जब ये विधेयक लेकर के आए थे जी, इन्होंने इसको आरटीआई से अलग कर दिया, इन्होंने आरबीआई एक्ट के अंदर भी संशोधन कराया, इन्होंने इनकम टैक्स एक्ट के अंदर संशोधन कराया, और यही नहीं, इन्होंने चुनाव आयोग के भी एक्ट में परिवर्तन किया जी। और इसका विपक्ष ने विरोध किया, क्योंकि ये पता होना चाहिए देश की जनता को कि हमको किससे चंदा आ रहा है। आपको याद होगा इससे पहले जो व्यवस्था थी
उसमें 20,000 रुपए कैश तक जो देता था उसका कोई जानकारी नहीं हो सकती, लेकिन 20,000 रुपए से ऊपर कोई भी देता था तो वो हमेशा चेक में हो सकता था या बैंक ड्राफ्ट में हो सकता था। हाँ। तो वहां तो सब पता होता था, वहां हम इनकम टैक्स रिटर्न भी भरते थे, पार्टियां भरती थी, और साथ ही साथ हम चुनाव आयोग को भी अपना संदर्भित करते थे कि हमें कहां से चंदा आया, हमने किसने चंदा दिया, ये बाकायदा रजिस्टर बन करके जाता था। लेकिन आपने इसी पारदर्शिता को खत्म करने के लिए बांड लाया कि आप वो अगर बांड खरीद रहे हैं तो बनाने वाले को जरूरत नहीं है कि वो सफेद पैसा है या काला पैसा है, किस कंपनी ने दिया इसकी रोक लगाई गई। आरटीआई से आप उसको ले नहीं सकते थे, और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने पारदर्शिता ना होना, आर्टिकल 19 का उल्लंघन माना और इसे गैर संवैधानिक घोषित कर दिया। और उसके बाद जो सारी चीजें सामने आई, ये गगन नीचे की बातें हैं। हम एक बात कह रहे हैं, चंदा लेना बुरी बात नहीं है, आप हजारों करोड़ में चंदा पाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक्सटॉर्शन करके चंदा लें कि पहले ईडी और सीबीआई की रेड डलवा दें और उसके बाद 50 करोड़ रुपए आप उसी शराब नीति वाले से ले लें, ठीक है, और फिर उसके बाद उसको टिकट भी दे दें। एक मिनट सुन लीजिए, मैं पूरी बात कह रहा हूँ। हाँ। कंपनी, फर्जी कंपनी बनाई गई, फ्यूचर लॉजिस्टिक कंपनी, जिसने 2,500 करोड़ रुपए का इनको चंदा दिया। उसकी अपनी एसेट केवल 200 करोड़ रुपए की थी, और जिनके हाथ में 98% पूरे देश की संपदा रख दी गई, कौन से वो? अदानी साहब और अंबानी साहब। अंबानी साहब ने कुछ बॉन्ड खरीदे, वो भी करोड़ों में, 100 करोड़ में नहीं, कुछ करोड़ों में, और अदानी साहब ने 1 रुपए का भी नहीं खरीदा, तो इन्हीं फेक कंपनियों की वजह से दिया। आज मनी ट्रेल आपके सामने है। विपक्ष ने नहीं कहा था कि ये लेकर के आओ, विपक्ष के पास ना केंद्र की सत्ता थी ना राज्य में सत्ता है हमारी। 14 करोड़ रुपए हमें मिले हैं, हमें नहीं पता कि किस व्यक्ति ने दिया है मुझे 14 करोड़ रुपए। ठीक है, वो तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अब 2 नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्लियर हो गया इस मसले पर, सब लोगों ने अपनी बात रख दी। अब 2 और बड़े मुद्दे हैं आज की प्रेस। हाँ, चूंकि हमने राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जाहिर तौर पर उन्होंने ये भी मुद्दा उठाया था इलेक्टोरल बॉन्ड का, तो उस पर भी चर्चा हो गई, और तमाम मुद्दे उठाए थे, तमाम पर चर्चा होगी। 2 छोटे छोटे मुद्दे और हैं, मतलब मुद्दे तो वो बड़े हैं, मगर उन पर रिएक्शन में कम वक्त में चाहूँगा चूंकि वक्त की कमी है। वो ये कह रहे हैं, अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के जितने भी होर्डिंग्स हैं, मतलब उत्तर प्रदेश की खासतौर से उन्होंने जिक्र किया, वहाँ से जो उम्मीदवार है, उम्मीदवार की मतलब जो है तस्वीर भी गायब है, उसका नाम भी गायब है तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। दिनेश शर्मा जी, मैं आपसे ये रिएक्शन चाहूँगा कि क्या ये कोई बड़ा मुद्दा है, क्या मतलब जो है, और क्या किसी भी लोकतंत्र या किसी भी पार्टी के लिए ये ठीक है कि एक ही नेता के नाम पर चुनाव लड़ा जाए? जो स्थानीय नेता हैं, जो लोकल लीडर्स हैं, जो चुनाव में उतरे हुए हैं, जिन्हें टिकट मिला है, उनकी तस्वीर तक नहीं है या उनका नाम तक नहीं है, जो भी मामला है सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का है। चूंकि 65 बार इस बार का जो घोषणा पत्र है, संकल्प पत्र है, 65 बार जिक्र है इस बार प्राइम मिनिस्टर का उस संकल्प पत्र में। 2014 में सिर्फ 3 बार जिक्र था, और संकल्प पत्र में इस बार 65 बार जिक्र है पीएम का। तो क्या किसी पार्टी के लिए एक सिस्टम जो है, मतलब ऐसा होता है कि भाई वहां पर एक ही लीडर है, बाकी किसी की कोई वैल्यू नहीं है? क्या ये ठीक है? जी देखिए, पहली बात तो इस देश का यह है, चुनाव मोदी के नाम पर हो रहा है। इस चुनाव के मुख्य पात्र और हीरो नरेंद्र मोदी हैं। अब दूसरा सवाल आता है कि क्या प्रत्याशियों के नाम क्यों नहीं है जिलों के अंदर जो लोग लड़ रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं लोकसभा क्षेत्रों में? अच्छा होता अगर उनका भी परिचय जनता के साथ होता, कराया जाता, उनका उल्लेख करके कराया जाता, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है किसी भी राजनीतिक दल के लिए कि वो अपने प्रत्याशी का होर्डिंग लगाए ही लगाए। उसके लीडर की अगर इतनी बड़ी पहचान है, जनता के बीच में मान्यता है, अगर अखिलेश यादव जी की मान्यता है, तो वोट तो अखिलेश यादव जी के नाम पर मिलेगा ना, समाजवादी पार्टी के नाम पर मिलेगा ना। निर्दलीय क्यों नहीं खड़े हो जाते? फिर जो इलेक्शन तो कांग्रेस के राहुल गांधी के नाम पर मिलेगा, कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में मिलेगा। ठीक है, ये एक बड़ा मुद्दा, मुझे नहीं लगता कि इसको लेकर कोई ऐसा विवाद हो कि जिसमें कि प्रत्याशी बहुत जरूरी होने चाहिए। मेन विषय ये है कि जिन मुद्दों को कॉमन मैन ने, जनता ने, जो कि सवेरे से ही लाइन में लग के मतदान करने जाएगी, ठीक है, उस कॉमन मैन ने किन मुद्दों को पकड़ा है, उसके जहन में कौन से मुद्दे चल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी जैसे उन्होंने पकड़े हैं, जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, बहुत देर से इसी पे चर्चा हुई कि उसका जो बॉन्ड है, इलेक्ट्रल बॉन्ड की चर्चा कर रहे हैं। ये मुद्दा चुनाव के अंदर है ही नहीं, ये मुद्दा केवल आम लोगों को इससे मतलब नहीं है, का हो सकता है। ठीक है,
आगे यात्रा भर का हो सकता है। हाँ। लेकिन जो कॉमन मैन से पूछेगा इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, तो वो इधर उधर देखेगा, वो पता नहीं क्या होता है। ठीक है, राज शर्मा जी क्या कहेंगे आप? राज शर्मा जी देखिए, ये तो अक्सर होता है कि जितने भी बड़े होर्डिंग्स लगते हैं, अगर हम किसी भी चुनाव को उठा करके देख लें, तो जो भी उस वक्त उस पार्टी का मतलब बड़ा लीडर होगा या जो भी आला कमान होगा, उन्हीं के फोटो लगते हैं। तो हमने देखा है सोनिया गांधी, राहुल गांधी के फोटो लगते हैं, अभी खड़गे साहब के फोटो लगने लगे चूंकि पार्टी प्रेसिडेंट है, मगर उनके साथ सोनिया गांधी के भी फोटो लगते हैं, कई जगह प्रियंका गांधी के भी फोटो लगते हैं, और राहुल गांधी के तो अक्सर जगह लगते हैं। राहुल गांधी के तो हर जगह फोटो लग रहे हैं। तो अगर कोई फोटो लग रहा है प्राइम मिनिस्टर का, तो उस पर ऐतराज क्यों, और उससे जो है वो कांग्रेस को परेशानी क्यों? ऐतराज नहीं है। हाँ, ऐतराज उनके लगने से नहीं है। हाँ। मगर किसी को अधिकार नहीं है कि क्षेत्र के जिस जनता जिस नेता को चुनना चाह रही, उसकी बेइज्जती करोगे, ये जनता को बर्दाश्त नहीं। ठीक है। दूसरी बात, ये कह रहे थे इलेक्टोरल बॉन्ड से कॉमन मैन को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, अर्थव्यवस्था, ये किसको? हाँ। किसान इस बातों से मतलब नहीं रखता, स्टूडेंट को इन चीजों से मतलब नहीं है। स्टूडेंट को मतलब है रोजगार दो, हाँ। बुजुर्ग को मतलब है तो स्वास्थ्य सुविधा दो। और फिर मैं दोबारा कह रहा हूं, किसी भी पार्टी के किसी भी नेता को, जनता के लोकल प्रतिनिधित्व को, रिप्रेजेंटेटिव को बेइज्जती करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। प्रीति शेखर जी, सा लग जाए। प्रीति शेखर जी, ठीक है प्रीति शेखर जी, देखिए वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मसला था उसमें कई सारी बातें थी। एक बड़ी अहम बात राहुल गांधी ने कही, और वो ये कह रहे हैं कि जो पीएम है उनका फोकस इस देश के 20-22 लोगों पर है, और 20-22 जो लोग हैं उनके पास उतनी दौलत है जितनी 70 करोड़ के पास है बाकी 70 करोड़ जो जनता है। यानी एक तरफ 70 करोड़ लोग हैं, उनके पास जितनी दौलत है उससे कहीं ज्यादा 20-22 लोगों के पास है, और उनको सपोर्ट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर लगातार। मैं यही बोलना चाहूंगी कि पहले आप शासन काल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस बागडोर सब तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कितने लोग गरीबी रेखा के बाहर आए। पिछले 10 वर्षों के शासन काल में हम लोग ने लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। और जब कांग्रेस की शासन व्यवस्था थी, उनके पास कोई विकास का रोड मैप नहीं हुआ करता था, और आज हम गर्व से कहते हैं, दावे के साथ कहते हैं, सबूत के साथ कहते हैं कि आज भी देश में हम 80 करोड़ लोगों को विकास विभिन्न योजनाओं का लाभ, तो यह परिवर्तन है। और देखिए कि राहुल गांधी जी जो बातें कह रहे हो, तो भी सच्चाई नजर नहीं आती। उनके पास कोई विजन नहीं है, ना तो कोई रीजन है। और ये जो चुनावी सीजन चल रहा है, उनके पास अपने पास्ट में जो उन्होंने कार्य किए उस आधार पर उनको आगे कोई बोलने का उनके पास कोई भी मुद्दा नहीं। तो आज दूसरी बात, आपने एक चेहरे की बात करी पोस्टर में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिलों में जाकर यह तय नहीं करते हैं कि कौन सा पोस्टर क्या प्रारूप होना चाहिए, किसके फोटो लगने चाहिए। हाँ। ये वहाँ की जिला इकाई तय करती है, जिला अध्यक्ष होते हैं पार्टी के। हाँ। और चूंकि पार्टी के आपके मुताबिक पार्टी की जिला इकाई सारे जो है वो फैसले लेती है, और उन्हें ऐसा लगता है कि पीएम ने काम किया है, पीएम के नाम पर जीत सकते हैं, तो इसीलिए उनके फोटो लगाते हैं, उनसे उनको फायदा मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। कपिश जी, फाइनल कमेंट्स क्या होंगे, क्या कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी देखिए, मैं बहुत स्पष्ट सी बात, हाँ, ये भी एक तरीके से संविधान पर हमला है जी। अब आप बताओ कि फिर 543 सीट पर लड़ने की जरूरत क्या है? एक ही आदमी को लड़ा लो चुनाव। आप ठीक है, आपके अपना ये नीति है, आप अपने नेताओं को नहीं आगे लाना चाहते हैं, आप बैक बेंचर बनाना चाहते हैं, आप उनका नेतृत्व क्षमता का ह्रास करना चाहते हैं, वो आप करते होंगे। लेकिन हकीकत इसी बात की है कि डबल इंजन की सरकार में से एक इंजन ही गायब है। एक इंजन की फोटो उत्तर प्रदेश से गायब है। चलिए, उसका कोई महत्व नहीं रह गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब वो जनता डिसाइड करेगी। ठीक है सर, चूंकि वक्त की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर तौर पर एक अहम मुद्दा था, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर आई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पहले फेज से पहले एक तरीके से देखा जाए, और इंडिया ब्लॉक बनने के बाद दोनों नेता एक साथ बैठे हुए थे, कई सारे अहम मुद्दों पर बात की, उन्हीं पर हमने चर्चा की। सारी बातें होती रहेंगी, वाद विवाद चलता रहेगा, इल्ज़ामात का दौर भी चलता रहेगा, मगर इंपॉर्टेंट ये है कि 19 तारीख को लोकसभा चुनाव के पहले फेज़ के लिए वोट डाले जाएंगे। तो जितने भी वोटर्स हैं, जहाँ जहाँ भी जिन जिन सूबों में, जिन जिन इलाकों में वोट डाले जाएंगे, यानी वोटिंग होनी है, तो मैं तमाम, मेरी पूरी टीम और मुंसिफ टीवी की पूरी टीम ये अपील करती है तमाम वोटर्स से कि वो 19 अप्रैल को अपने घरों से ज़रूर निकलें, पोलिंग बूथ तक जाएँ और वोट ज़रूर करें। आपने प्रोग्राम देखा, आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।